बीजेपी हमेशा से आरोप लगाती है कि आम आदमी पार्टी जो है काम की राजनीति का दिखावा करती है और एक्चुअल में काम कम करती है। आपको लगता है ये मतलब सच है पूरी तरह से? देखिए, 2013 में पहली बार हमारी सरकार बनी। एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया अरविंद केजरीवाल ने, 28 सीटें थी। अगली बार 67 आई। चलिए मैं मान लेता हूँ वो उम्मीदों पे थी। 2020 में चुनाव लड़े, फिर 62 सीटें आई। शाहीन बाग के नाम के बावजूद वो सीटें आई। जैसे आपने पंजाब का जिक्र किया, आपने गोवा का जिक्र किया, गुजरात का जिक्र किया, हरियाणा की भी बात करनी चाहिए। हरियाणा में भी पूरा जोर लगाया पार्टी ने, लेकिन सीटें नहीं कन्वर्ट हो पाई। मैंने कहा दिल्ली में 28 सीटें आई। सरकार नहीं बनी थी पहली बार में, दूसरी बार में साफ। पंजाब में भी पहली बार में नहीं बनी, पहली बार में हमारी 20 सीटें आई। गोवा में भी हम गए तो देखिए अभी हम 2 सीटें लेके आए। तो होता क्या है, जब हम पहली बार जाते हैं तो उसमें थोड़ा समय लगता है। काम की बात आती है तो बहुत सारी जो स्कीम्स हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जाती हैं उसकी बात भी आती है। और प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि जो फ्री की रेवड़ियों का वो अक्सर जिक्र करते हैं, कहते हैं कि फ्री की रेवड़ियाँ जो हैं नुकसान करेंगी, इससे देश खोखला होगा, लोग जो है थोड़े से आलसी हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। ये रेवड़ियाँ जिन्हें वो कह रहे हैं, जो वो कहते हैं कि 130 करोड़ के लोगों में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, तो मतलब देश आधे से 60% लोग भूखा है जिनको वो दे रहे हैं। हंगर इंडेक्स में इंडिया की क्या हालत है आप जानते हो, 5वीं रैंकिंग है। तो खुद मानते हैं कि इतने साल सरकार चलाने के बावजूद वो देश को और भुखमरी की तरफ लेके जा रहे हैं। अभी हाल ही में छठ पूजा खत्म हुई, वहाँ पे भी यमुना के हमने हाल देखे। उसको देख के एक आम आदमी का यही सोचना होता है कि यार ये हर साल ऐसी स्थिति रहती है। और इसका हमेशा से मतलब आरोप लगाते हैं कि हरियाणा की तरफ से जो फैक्ट्रियों का जो वेस्टेज है वो छोड़ा जा रहा है। कितनी सच्चाई है इन सब चीज़ों में? जो पानी के हालात इन्होंने पहले बना दिए थे, आज ये हालात है कि बहुत दिन ऐसे जाते हैं यमुना बिल्कुल साफ रहती है। वो एक दिन आया और उन्होंने जाके उसमें शोर मचा दिया। इन्होंने खुद तो उसे अमोनिया कहते हैं, उसको अमोनिया छोड़ते हैं। अमोनिया कब आता है, जब पानी या तो ये कहीं रोक ले। अमोनिया हमेशा उतना ही होता है उसमें, लेकिन पानी को रोक लोगे तो वो डाइल्यूट नहीं होगा अमोनिया, समझ रहे हैं? दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इसका ऐलान कभी भी हो सकता है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। लगातार अरविंद केजरीवाल अब जो है जमीन पर उतर आए हैं और वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लोगों तक पहुंच रही है, जैसे कि पहले भी होता रहा है। और तैयारियां कैसी चल रही हैं उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है राजेश गुप्ता जी। इनके बारे में थोड़ा परिचय मैं आपको दे दूं। वजीरपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, 2 बार के विधायक हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन में भी जो आंदोलन था अन्ना हजारे का, उसमें भी ये पार्टी एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही कई अहम जिम्मेदारियां भी इन्हें दी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजेश जी। तो आपसे यही जानना चाहेंगे, जो तैयारियां हैं आम आदमी पार्टी की चुनाव से रिलेटेड, पहला सवाल मेरे दिमाग में यही आता है कि किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कितना तैयार है आम आदमी पार्टी? देखिए, मैं आपको सच बताऊं तो जब भी कोई मुझसे पूछता है कि क्या तैयारी आम आदमी पार्टी या मैं कर रहा हूँ, तो पिछले 10 साल से तो मैं एमएलए हूँ, और जो पार्टी का जो 12-1 साल का जो इतिहास है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, रोज़ ज़मीन पे है। ये शब्द शायद उन लोगों के लिए ज़्यादा ठीक है जो चुनाव आने पर 6 महीने पहले या 2 महीने पहले ज़मीन पे उतरते हैं, काम करने लगते हैं, पोस्टर होर्डिंग लगाने लगते हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में ये बात आप समझ लीजिए कि हम लोग तो 24 घंटे तो ना कहो, वो तो इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन 18 घंटे के हमारे काम है। सुबह जल्दी उठना, आजकल प्रभात फेरियाँ चल रही हैं, आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे एमएलए को मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। रोज़ सुबह उठना, प्रभात फेरी में जाना, उसके बाद में जनता के बीच में जाना, जनता का हमारे पास में आना, उसके बाद में दिन के अंदर क्रियाएं हो जाना, ये नॉर्मल बात है। बहुत क्रिया में जाना लगभग सभी एमएलए जाते हैं, सबको मालूम है, जाना ही होता है दुख सुख में। शाम को फिर अपने अलग किस्म के काम होते हैं, जैसे मैं टीवी पे आपके सामने हूँ, इसी तरीके से रात को शादी ब्याह होते हैं। कुल मिला के जो सच में ज़मीन पे काम करता है उसके लिए 18 घंटे कम है। और कोई सैटरडे संडे नहीं है, कोई दिवाली दशहरा नहीं है। अब ये काम आप तभी कर पाते हो जब आप में पैशन हो। अगर आप एज ए ड्यूटी कर रहे होगे, एज ए जॉब कर रहे हो, सॉरी, तो आप नहीं कर पाओगे। एज ए ड्यूटी करोगे, एज ए पैशन करोगे, तो आपको मज़ा आएगा। तो आम आदमी पार्टी के लोगों के बारे में आप ये समझ लीजिए, चाहे वो अरविंद जी हो, मनीष सिसोदिया जी हो, या आतिशी जी हो, और जो भी टॉप लीडरशिप है, वो जनता में रहना चाहती है, उनके लिए काम करना चाहती है, उनका इतिहास ये है। तो तैयारी कोई नई नहीं है। अरविंद जी पहले भी, हाँ, कुछ चीज़ें, कुछ स्टाइल चेंज होते रहते हैं कि पहले
अपने जनता की अदालत लगाते थे एक समय में, आपको याद हो, तो उसमें लोगों से ज़्यादा मिलते थे। अब क्योंकि चुनावी समय पास है तो खुद जा रहे हैं, क्योंकि जब आप बुलाते हैं तो थोड़े कम लोग आएंगे, जिनको प्रॉब्लम होगी वो आएंगी, खुशी में लोग आएंगे। लेकिन जब आप पब्लिक में जाते हो तो सब आपसे मिल सकते हैं। तो अरविंद जी उनमें जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि एक इतने बड़े कद के नेता के लिए, क्योंकि मेरे आए थे अभी 27 तारीख को आए थे, और पब्लिक में चलना जहाँ पर हर पल में लोग उनको गले लगा रहे हैं, रो रहे हैं प्यार में, और उनको कह रहे हैं कि गरीबों का मसीहा आ गया, और हाथ मिलाने के लिए लोग एक दूसरे पे चढ़ रहे हैं, और बच्चे उनके साथ में सेल्फी ले रहे हैं, लेडीज सेल्फी ले रही हैं। तो इतना आसान नहीं एक नेता के लिए, मतलब सिक्योरिटी और पुलिस के लिए भी बड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। मनीष जी भी कर रहे हैं ये काम, और आतिशी मैडम भी थी काम भी कर रही है, पार्टी के सभी नेता नहीं कामों में लगे। मुझे लगता है कि एज सच तैयारियाँ कुछ नई नहीं है, कुछ स्टाइल्स, कुछ एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती हैं। पब्लिक कनेक्शन जो था वही है और वही बरकरार रहेगा। बिल्कुल, पब्लिक कनेक्शन की आपने बात की, लेकिन बीजेपी हमेशा से आरोप लगाती है कि आम आदमी पार्टी जो है काम की राजनीति का दिखावा करती है और एक्चुअल में काम कम करती है। आपको लगता है ये मतलब सच है पूरी तरह से? देखिए, 2013 में पहली बार हमारी सरकार बनी, एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया अरविंद केजरीवाल ने, 28 सीटें थी। अगली बार 67 आई। चलिए मैं मान लेता हूँ वो उम्मीदों पे थी। 2020 में चुनाव लड़े, फिर 62 सीटें आई। शाहीन बाग के नाम के बावजूद वो सीटें आई, एक प्रोपेगेंडा बनाया गया और कुछ नहीं था। उसके बावजूद 8 सीटें आई बीजेपी की, और हमारी 62 आई। और कोई सीट 2-4 हज़ार से नहीं जीती थी। आप यकीन मानिएगा कि अगर कोई 2-4 हज़ार से जीता हुआ है तो बताता भी नहीं है, शर्माता रहा कि यार मैं तो कम से जीता हूँ। तो अगर आप 20,000, 30,000, 40,000 वोटों से विधानसभा का चुनाव जीतते हो, बड़ा मार्जिन है ये, तो कुछ तो वजह होगी। तो कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं रही। उसके बाद में उसी मॉडल पे कुछ तो मॉडल रहा होगा जिसको लोगों ने देखा और पसंद करा। हम शिक्षा की बात करते हैं तो हम 26.5% अगर शिक्षा पे दे रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी पहले दिन से कह रहे थे कि यार बच्चे को पढ़ा दो, बच्चा पढ़ गया तो परिवार, समाज और देश सब अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। तो हमने दिया 26.5%। हमने तकरीबन 16% हेल्थ में दिया, क्योंकि हमारा मानना था कि आज घर में कोई बीमार हो जाए, भगवान ना करे, तो बर्तन बिक जाते हैं साहब, इतने महंगे इलाज है। तो हमने 3 टियर सिस्टम बनाया। हमने नीचे मोहल्ला क्लिनिक दिया कि अगर आपको छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ जाएं, ठीक करा लें। आपको क्या जरूरत है हॉस्पिटल जाने की, दूर जाने की? तो 533 दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बने, जैसे मेरी विधानसभा में 10 बने। मज़ेदार बात बताता हूँ आपको, सुनिए इसमें। मेरे यहाँ एक मंदिर है वजीरपुर गांव के अंदर, हमने उसके अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाया, मंदिर को उसका किराया दिया, कानूनी चीज़ है, ठीक है, एफिडेविट बना के। अब आप समझिए कि मंदिर भी खुश, मंदिर की समिति को कुछ पैसा आ रहा है जो उसमें धर्म के काम में ही लग रहा है। एक आय हो गई मंदिर के लिए भी, आय के लिए आय होगी, जाने वाला बहुत खुश, क्योंकि मंदिर अक्सर ऐसी जगह पे होते हैं जब लोग मासेस में जाते रहते हैं, बुजुर्ग जाते हैं ज़्यादातर, सब खुश, और मंदिर में एक अच्छा काम हो रहा है। सरकार खुश, क्योंकि सरकार को जगह डीडीए दे नहीं रही थी आराम से, क्योंकि भारत सरकार के पास है, तो हमको वो जगह मिल गई। अब बताइए उसमें क्या दिक्कत है। ऐसे 10 मोहल्ला क्लिनिक मेरे पास थे, जो कुछ सरकारी में थे और कुछ ऐसे मैंने बताया जैसे एक मंदिर में मैंने चलाया, तो सरकार ने इस पर काम करा। अब इस मॉडल को देखते हुए आप पंजाब में चुनाव लड़े और आप 117 में से 92 सीटें लेके आ जाते हो, तो इसे तुक्का तो नहीं कह सकते, कुछ तो है। और एक छोटा सा सपना जो लोगों ने देखा है कि आंदोलन में, यार कुछ बदलाव होना चाहिए, कोई आए हमारे लिए सोच ले, ये पार्टियां बस अपने लिए सोचती रहती हैं। और 10 साल में उसको कोई राष्ट्रीय पार्टी बनवा दे, जनता ने तो बनाया। हम गुजरात जाके लड़े, बताइए क्या था हमारे पास में, सब 5 सीटें जीत गए, 14% वोट ले लिया, राष्ट्रीय पार्टी बन गए। गोवा में, गोवा के हालात बड़े अलग होते हैं, बहुत छोटी सीट से बहुत कम वोट्स होते हैं, बहुत सीटें में बंटवारे होते हैं। उस सब के बावजूद 2 सीटें हम लेके आ गए, और जो भाजपा सबको तोड़ लेती है, हमारे 2 विधायक नहीं टूटे। तो कोई तो कारण होगा। और इन सबके बाद में दिल्ली का एक एमसीडी चुनाव, जिसके अंदर परिसीमन करा 1 साल, इन्होंने 1 साल चुनाव नहीं होने दिए। अगर ये टाइम पे चुनाव करा रहे थे तो मैं बीजेपी का सर्वे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इनके लोगों के साथ अक्सर बैठता हूँ, टीवी डिबेट्स पे होता हूँ, 3 सीटें आ रही थी। 1 साल चुनाव लेट करा, परिसीमन करा, सीटें टेढ़ी मेढ़ी आगे से पीछे बांट दी। उस सब के बावजूद भाजपा उसमें हार गई निगम के चुनाव में, और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। तो कुछ तो मॉडल है। लेकिन सर आपने मॉडल की बात की तो मैं सॉरी उस बात पे कह रहा हूँ कि जो कहते हैं कि दिखावा करते हैं, देखिए दिखावा एक बार हो सकता है, 2 बार हो जाता,
अब लगातार पंजाब में के लोग भी इतने नादान नहीं है, दिल्ली में लोग एमसीडी में इतनी गलती नहीं करेंगे, गुजरात के अंदर लोग अगर कुछ देख के सोच के कर रहे होंगे, गोवा में किसी ने क्या देखा, कोई दिल्ली आया या अरविंद जी जब वो गए तो उनको पसंद करा। तो मेरे को लगता है कि जनता के विवेक पे भाजपा सवाल उठा रही है कि हम तो सिर्फ दिखावा करते हैं। भाई हम दिखावा नहीं करते, हम जनता में ज़मीन पे काम करते हैं, कोई दिखावा नहीं करते, कोई किसी को डरा नहीं रहे कि नहीं हम नहीं आएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम लोगों को समझाते हैं, दिखाते हैं, लोगों को जो दिख रहा है तो दिखावा नहीं है, दिखाते हैं कि हम क्या काम करते हैं। जैसे आपने पंजाब का जिक्र किया, आपने गोवा का जिक्र किया, गुजरात का जिक्र किया, हरियाणा की भी बात करनी चाहिए। हरियाणा में भी पूरा जोर लगाया पार्टी ने, लेकिन सीटें नहीं कन्वर्ट हो पाई। क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, बड़ा कारण ये है कि जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए उसी पे मैं दोबारा करता हूँ। मैंने कहा दिल्ली में 28 सीटें आई, सरकार नहीं बनी थी पहली बार में, दूसरी बार में साफ। पंजाब में भी पहली बार में नहीं बनी, पहली बार में हमारी 20 सीटें आई। गोवा में भी हम गए तो देखिए अभी हम 2 सीटें लेके आए। तो होता क्या है, जब हम पहली बार जाते हैं तो उसमें थोड़ा समय लगता है एक काडर को खड़े होने में, क्योंकि जब आप किसी को वोट करते हो तो उम्मीद से करते हो कि भाई हर आदमी ऐसा तो नहीं है कि जाके सीधे प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से मिल लेगा। वो एक लोकल नेता चाहता है, एक बूथ का नेता चाहता है, एक पोलिंग का नेता चाहता है। उसको डेवलप होने में, उस विश्वास को जागने में समय लग जाता है। वो अरविंद केजरीवाल से तो प्यार कर रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है कि यार सीधे अरविंद केजरीवाल से थोड़ी मिलूंगा, मुझे अगर छोटा सा काम है, मुझे अपने आधार कार्ड में कोई अपडेट कराना है तो मुझे एक लोकल नेता चाहिए। उस सिस्टम को डेवलप होने में थोड़ा समय लगता है। तो हरियाणा का यही बात है कि पहला चुनाव था, पूरी ताकत से लड़े और 1.85% वोट लिया, जो कि बहुत पुरानी एक पार्टी, देवीलाल जी की जो पार्टी थी उससे दोगुना है, इंडियन नेशनल लोकदल उससे दोगुना है ना सर। तो बीएसपी से ज़्यादा है, जो इतनी पुरानी पार्टी, जो कार्डर बेस्ड पार्टी है। तो और फिर जो कभी कभी क्या होता है कि आमने सामने पार्टी को झगड़ा था, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने लड़ रही थी। लेकिन अगली बार का मैं आपको भरोसा दिलाए देता हूँ कि जब हरियाणा में अगला चुनाव होगा तो उधर से पंजाब, उधर से दिल्ली, बिल्कुल बीच में हरियाणा है। तब यकीन मानिएगा कि बच्चे अपनी हरियाणा में जिस तरीके का माहौल है, हमने जो देखा लोगों के मन में पूरा था। मैं खुद हरियाणा को बिलोंग करता हूँ और आप भी हरियाणा को बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा के लोगों के मन में बहुत था कि भाई मारा छोड़ा इसने जिताना है। लेकिन होता क्या है कि क्योंकि अभी नए थे, पहले चुनाव लड़ रहे थे, थोड़ा समय लगता है। तो अब की जो कैंडिडेट चुनाव लड़े हैं वो मेहनत कर रहे हैं, ज़मीन पे उतर रहे हैं, पार्टी भी पकेगी, मुद्दे भी पकेंगे, हमें भी समझ में आएगा कि इस पर्टिकुलर बेल्ट का ये मुद्दा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनता के बीच में रहेंगे, उनके लिए लड़ेंगे, बातें करेंगे, और मुझे लगता है कि अगली बार वहाँ भी दिल्ली पंजाब की तरह झाड़ू चलेगी। बिल्कुल, उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन एक चीज़ आम आदमी पार्टी के बारे में हमेशा बोली जाती है कि आप जो है शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आरोप ये भी लगते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर उस कदर नहीं बन पाया जिस कदर उम्मीद की जाती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर आम आदमी पार्टी ने कितना काम किया बीते 5 साल में, बीते 10 सालों में? देखिए, मुझे कभी कभी बड़ा अजीब लगता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर से भाजपा का मतलब क्या होता है। भाई हम ऐसे पुल तो नहीं बनाएंगे, भाई बना दे गिर जाए। कभी वो मोरबी में पुल गिर गया, अभी 2-3 दिन पहले भी गिरा है गुजरात के अंदर। ऐसे नकली काम हम करते नहीं। मैं जब आपके यहाँ पर आया हूँ सर, तो मैं वजीरपुर से विधायक हूँ। सबसे पहला पुल जो आम आदमी पार्टी की सरकार में बना वो वहीं बना। अब उसके अंदर सिर्फ ना सिर्फ पुल बनाया, पुल बनाना ये तो एक बात है, उसमें 110 करोड़ रुपए उसने बचाए। 110 नहीं, मतलब कुछ मेरे को फिगर अभी आ नहीं रही है कि 400 कुछ का वो बनना था, हाँ शायद, मतलब 100 करोड़ रुपये में बचाए हैं। अब आप मुझे बताओ कि पुल बनाया, अब कैसे बचे? बचे कैसे कि एक मॉडस ऑपरेंडी थी इन पार्टीज़ की। पुल बनाया, इन्होंने कहा जी 300 करोड़ का बनाएंगे। अब उस पुल को डिले करते रहते थे, फिर कहते थे रेट तो बढ़ गए। अब ऑब्वियसली आज सीमेंट का जो रेट है कल बढ़ जाएगा। उसे बढ़ाते 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 300 करोड़ के पुल को ले जाते थे 1300 करोड़ पे। एग्जाम्पल बताता हूँ, और रानी झांसी पुल एमसीडी ने बनाया, 15 साल पुल को बनाते रहे बनाते रहे बनाते रहे, पैसे बढ़ाते गए, और आज भी कोई बहुत अच्छा पुल नहीं है। तो उस पर हमने बहुत जल्दी बनाया, बहुत अच्छी तरीके से बनाया, नए तरीके से बनाया, और 110 करोड़ रुपये इसमें बचाया। अब 110 करोड़ रुपये पूरे साल की जो हम दवाइयाँ देते हैं फ्री की, उतने का होता है। तो हमने फ्री दवाइयाँ कहाँ से दी? हमने, जो लोग कहते हैं टैक्स का पैसा है, बिल्कुल आपके टैक्स का पैसा है, लेकिन उसको मैनेज करा हमने, उसे रेगुलेट करा हमने, उसकी लीकेज को रोका हमने। तो 110 करोड़ रुपये जो बचाए, लोगों को दवाइयों के रूप में फ्री दे दिए। ये एक एग्जाम्पल है। अब उससे आगे जैसे आप जाओगे तो पंजाबी बाग के अंदर एक पुल बना के छोड़ दिया था, उसके बाद में अगला रजौरी गार्डन से पहले वाला एक पुल बना के छोड़ दिया था, रोज जाम लगता था। हमने उन दोनों पुलों को डबल करा, आप देख सकते हैं उनमें से एक तरफ के दोनों चालू हो गए, एक तरफ का एक चालू हो गया है। तो इस तरीके से बहुत सारे पुल दिल्ली के अंदर बने, मेरे ख्याल 62 फ्लाईओवर दिल्ली के अंदर बने। और ऐसा भी नहीं है कि दिखावे के लिए उनको बनाते जाओ। कच्ची कॉलोनी है सर, 1700 कॉलोनियों को पानी देना, हमने नई लाइनें डाली।
हमने उनको पक्का करा, वहाँ पे नीचे कुछ ज़मीन ही नहीं थी, कच्चे पड़े थे, नाले ही नहीं थे। अगर आप किराड़ी में एग्जांपल देके बता रहा हूँ, आप जाके देखिए कितना बुरा हाल था, जो अभी भी बना बना के 10 साल से बना रहे हैं, तब भी क्योंकि कुछ छोड़ा ही नहीं, इन्होंने करा ही नहीं कुछ, बनती रही। इन्होंने डीडी ने फ्लैट्स नहीं बनाए तो कच्ची कॉलोनी डेवलप हुई, कच्ची कॉलोनियों में कोई काम ही नहीं करा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ पुल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो आपके घर की नाली भी थी, वो गली भी थी जिससे आपका बच्चा स्कूल जाना था, जिससे आपका बुजुर्ग बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। वो पार्क भी थे जो एमसीडी ने सड़ा के छोड़ दिए, जिसकी फुटपाथ तो दीवार भी विधायकों ने अपने एमएलए फंड से बनाई है, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए हमारे पास कुछ नहीं है। इतनी सारी लाइट्स लगी सर, 4 लाख के करीब दिल्ली में डार्क स्पॉट्स पे लाइट लगी है, वो भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर है। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाना है, जो बना हुआ था, लोग तोड़ रहे थे, चोरी करके ले जा रहे थे, तो वहाँ पर हमने लाइट्स लगाई, कैमरे लगाए। दिल्ली में 3 लाख से ऊपर कैमरे हैं। तो मेरा ये कहना है इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ पुल नहीं है, वो भी अगर हैं तो हमने वो भी बनाए। हमने दिल्ली में 6200 किलोमीटर की यूरोपियन स्टाइल सड़कें बनाई। कोहाटन क्लिप की सड़क आप देख सकते हैं, मजलिस पार्क में देख सकते हैं। फुटपाथ अलग स्टाइल में बनाई, उसमें ग्रीनरी का जो लैंडस्केप दिया है, जो लाइट्स लगाई है, रिंग लाइट्स और जो एलईडी लाइट्स लगाई है, बेहतरीन। आप मतलब आपको यूरोप का वहाँ पे मज़ा आएगा। तो इंफ्रा जो हम बात करते हैं, तो दिल्ली में बहुत शानदार हमने डेवलप करे। अनफॉर्चुनेटली पुलिस हमारे पास में नहीं थी, उसके बावजूद भी हमने वहाँ कैमरेज लगाए, हमने गार्ड बिठाए। जो मैं रोड्स की आपकी बात कर रहा हूँ, यूरोपियन रोड्स पे हमने गार्ड्स बिठाए कि हमने कहा भाई हमने सामान इतना अच्छा लगाया, कोई ले ना जाए। तो इंफ्रा एज अ होल, मैं ये मानता हूँ, हमारी पार्टी ये मानती है कि जो आपके बच्चे को स्कूल जाना है, वहाँ तक की रोड भी इंफ्रा में आती, जो शायद ये बड़ी पार्टी वाले देखना ही नहीं चाहते थे कि भाई एक पुल दिखा दो, ये मत दिखाओ कि किराड़ी का एक बच्चा अपने घर से निकल के स्कूल जा रहा है तो गली है कि नहीं है। तो इंफ्रा पे जितना काम आम आदमी पार्टी ने करा है, मैं नहीं समझता ये देश के इतिहास में किसी पार्टी ने करा है। बिल्कुल, काम की बात आती है तो बहुत सारी जो स्कीम्स हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जाती हैं उसकी बात भी आती है। और प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि जो फ्री की रेवड़ियों का वो अक्सर जिक्र करते हैं, कहते हैं कि फ्री की रेवड़ियाँ जो हैं नुकसान करेंगी, इससे देश खोखला होगा, लोग जो है थोड़े से आलसी हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि जब लोगों को बेसिक चीज़ें मिल रही हैं तो उसमें दिक्कत क्या है। लेकिन बीजेपी आरोप लगाती रही कि अगर आप यूं ही बेसिक चीज़ें देते रहेंगे और यूं ही जनता का पैसा, टैक्स का जो पैसा ये लुटाते रहेंगे तो घाटे में चली जाएगी सरकार। उस पर क्या मानती है पार्टी? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। पहली बात कि ये रेवड़ियाँ जिन्हें वो कह रहे हैं, जब वो कहते हैं कि 130 करोड़ के लोगों में हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, तो मतलब देश आधे से 60% लोग भूखा है जिनको वो दे रहे हैं। हंगर इंडेक्स में इंडिया की क्या हालत है आप जानते हो, इससे 5वीं रैंकिंग है। जी। तो खुद मानते हैं कि इतने साल सरकार चलाने के बावजूद वो देश को और भुखमरी की तरफ लेके जा रहे हैं। और वो जो खाना ये राशन के नाम पे जो कर रहे हैं, तो उनका क्या कहना है, वो रेवड़ी है कि क्या है मैं नहीं जानता। दूसरी बात क्या है कि अरविंद केजरीवाल ने वो रेवड़ी दी, हम तो मानते हैं हमने दी, हम उसे आप रेवड़ी कह सकते हो। लेकिन मोदी जी ने कहा कि अंधा बाटे रेवड़ी और अपने अपने को दे। अपने कौन दोस्त हैं उनके आप जानते हो, उनको सस्ती ज़मीन दे देते हैं, उनके लोन जो है राइट ऑफ हो जाते हैं, है ना, आपको पता ही है कि भाई कोई बात नहीं हटा दो क्योंकि उनके दोस्त हैं। उनको सस्ते में चीज़ें दे दी जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसे देश सवाल उठाते हैं। श्रीलंका कहता है कि हमको कहा गया कि आप उस पर्टिकुलर एक्सवाइजी आदमी से बात कर लो और ये मान के चलो वो सरकार है। मैं तो नहीं कह रहा, ऑन रिकॉर्ड है ना। तो अपने लोगों को कुछ दे देना उनको वो ठीक लगता है, उनके दोस्तों को, क्योंकि वो दोस्त उनको कुछ फ़ायदे दे रहे होंगे। हम एक आम जनता को फ़ायदा देना चाहते हैं, भाई तकलीफ़ क्या है हमारा। अब समझिए 30,000 करोड़ का बजट था 2013 में, आज हम 77,000 करोड़ पे खड़े हैं सर। हमने पहले बजट में कहा था कि हम बिजली हाफ और पानी माफ़ कर देंगे, आज भी वही स्कीम है हमारी। अब हमारा बजट इतना बढ़ गया, दिल्ली के लोग हम पे विश्वास करते हैं, हमको लगातार टैक्स दे रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार हमारे को 325 करोड़ मिलते थे सर 2003 में, तब तो कांग्रेस की सरकार थी। तब से लेकर आज तक 325 करोड़ है, 1 रुपया बढ़ा नहीं। मज़ेदार बात, 325 भी बंद कर दिया। टैक्स तो दिल्ली के लोग दे रहे हैं, उसमें जो हमें वापस मिलना चाहिए, इनकम टैक्स जो आप देते हो वापस नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। उस सब के बावजूद हम आत्मनिर्भर हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। नीति आयोग केंद्र सरकार के अंडर में काम करता है। सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि द ओनली प्रॉफिटेबल गवर्नमेंट इन दिस कंट्री इज दिल्ली। तो ऐसा तो है नहीं कि हम कोई नुकसान में है। तो हम अगर लोगों को इसमें से कुछ फ़ायदा दे रहे हैं, अगर किसी को बिजली एक बेसिक चीज़ है सर, हम किसी को ये नहीं कह रहे कि जितनी मर्जी बिजली यूज़ करो, हम एक बेसिक बिजली फ्री दे रहे हैं, आप बचाओ,
आप कम खर्च करो, हम आपको देंगे। अगर आप पानी बेसिक यूज़ कर रहे हो, WHO का कहना है कि 20,000 लीटर पानी 5 लोगों के परिवार में पर्याप्त है 1 महीने के लिए, हम फ्री दे रहे हैं। बताओ क्या दिक्कत करी। हमने कहा ये तब भी लगा जब आप मीटर लगाओगे, तो हम इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि वो लीकेज ना हो, वो खराब ही ना हो, क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम सिस्टम को चलाना जानते हैं। तो ये कह देना, बसेस की आप बात करो, इंडिया में और दिल्ली में 7700 बसें हैं इस टाइम, आज तक कभी नहीं रही, जिसमें हर किस्म की बस है, इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं रोडों के ऊपर, उसमें महिलाएं फ्री भी जा रही हैं। और फिर भी हम कर पा रहे हैं ना उन सब कामों को। हमारा 77,000 करोड़ का बजट है, तो हम अपने लिए उसे रख लें या जनता में दें, हमारे पास में चॉइस थी, या ऐसी जगह पे रोडों पे लगा दें जहाँ वो वेस्ट हो। उससे ज़्यादा अच्छा है कि जो आम जनता है, देखिए सरकारें बनती इसलिए हैं जहाँ लोगों को लगता है कि भगवान ने उसके हिस्से में कुछ कम दिया, तो आदमी सरकार चुनता है। वेलफेयर स्टेट है इंडिया एक, और दुनिया में शायद जो भी सरकार है वो इसलिए बनती है कि जो कमज़ोर है उसको थोड़ा सा मदद दे पाए। नहीं तो ये सोशल इम्बैलेंस आपको तकलीफ देगा। अगर मेरे पास ज़्यादा और आप पे कुछ नहीं है, तो हो सकता है कल आप छीनने आ जाओ, फिर मैं कहूँगा कि नहीं छीन क्यों लिया, अरे भाई आप पे है ही नहीं, तो कुछ तो बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल एक बड़े पढ़े लिखे और समझे हुए, जो इकोनॉमी को बंदा समझता है वो है। उन्होंने इस बैलेंस को बनाया, उस मान सम्मान को रखा, खाते भी बचा के रखे। ऐसा नहीं है पढ़ा लिखा आदमी आईआरएस है, उसे पता है कि खाते भाई खराबी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि खाते लाल हो गए, खाते लाल नहीं है सर, प्रॉफिट में है, जनता को उसका फ़ायदा दे रहे हैं। उसे आप रेवड़ी कह सकते हो, हम उसे रेवड़ी कहने को तैयार, हमें दिक्कत नहीं है, और हम सबको देते हैं। हम ये नहीं करते कि हमने खुद 4 दोस्तों को दे दिए, हम सबको दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली के लोग खुश रहें, दिल्ली के लोग आबाद रहें, और दिल्ली की सरकार जितनी उनकी ऐसे मदद कर पाएगी हम उसे करेंगे, जिसके पेट में दर्द होता है होता रहे। बिल्कुल, दर्द तो शायद विपक्ष के पेट में होगा ही, क्योंकि लगातार एक तो आम आदमी पार्टी सत्ता में है और सारी जगह मतलब बड़े बड़े राज्यों में सरकार बनाने के बावजूद दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहां पर बीजेपी सरकार बना नहीं पाई है। क्या वजह लगती है आपको कि दिल्ली जब लोकसभा का चुनाव होता है तब एक अलग मैंडेट आता है, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है बिल्कुल अलग देखने को मिलता है? ये वजह क्या है? ये वही वोटर्स होते हैं, वही सारी सिस्टम है, लेकिन नतीजे एकदम से बदल जाते हैं, ये कैसे होता है? देखिए, जो लोकसभा का चुनाव होता है उसके अंदर लोगों की अपेक्षाएं कुछ और होती हैं। उनको शायद ऐसा ऐसा लगता है कि बड़ा चुनाव है, जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है उसके बीच में देखेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा हो सकता है हमारी पार्टी को भी, हालांकि पार्टी तो रोज़ ये जानना चाहती है कि भाई वो, क्योंकि हमने उनके इतने काम करने हैं तो हमारे फेवर में ऐसा क्यों नहीं करते। फिर भी हम जनता का सम्मान करते हैं। हम भाजपा की तरह उनको एंटी नेशनल या एंटी हिंदू ये नहीं कहेंगे। हम जनता के फैसले का सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी डेमोक्रेसी में, जुडिशरी में पूरी तरीके से इज्जत रखती है। हम प्रॉब्लम शायद ये है कि लोगों को ये लगता है कि दोनों चुनाव अलग हैं। जब दिल्ली का चुनाव होता है तो अनडिस्प्यूटेड लीडर उनको अरविंद केजरीवाल दिखाई देते हैं कि कोई नहीं है यहाँ पर जो उनकी बात को सुनेगा। मुद्दे छोटे हो जाते हैं, चीज़ें ज़रूरतें लोकल हो जाती हैं। लेकिन जब केंद्र का मुद्दा आता है तो शायद वो कुछ अलग तरीके से सोच रहे हैं। हालांकि अब हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं, और अगले 5 साल जिस तरीके से पिछले 5 साल में हमने विस्तार करा है, जैसे मैंने कुछ स्टेट्स का आपको बताया, आज पूरे इंडिया में हर जगह हमारा स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं कि नहीं है। हम कई जगह पे नहीं लड़ रहे हैं, हमको ऑफ़र करा गया, ऐसा नहीं, जैसे महाराष्ट्र है, झारखंड है, मैं ऑफ़र करा गया था। लेकिन हमने खुद इस बात को कहा कि नहीं, हम आपकी मदद करेंगे, जब चुनाव आएंगे तो हम आपके प्रचार में आएंगे, अरविंद जी जाएंगे, हमारे टॉप लीडर्स जाएंगे। लेकिन अभी हमने कहा कि नहीं, अभी इन चीज़ों को ज़्यादा फैलाव की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक इलेक्टोरल पॉलिटिकल चीज़ों की बात है, चुनाव लड़ने की, लेकिन जहाँ तक संगठन की बात है तो हर जगह हमारा स्ट्रक्चर है, हम लोकल मुद्दों को उठाते हैं, उनकी बात करते हैं। तो जब दिल्ली की बात आती है तो लोग इस बात को देखते हैं कि ना तो भाजपा के पास कोई नेता है, जो संगठन है वो भी वही बात करे जा रहा है जो 100 साल पहले से पुरानी चली जा रही है, लोकल मुद्दे नहीं है। फिर दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, ये झूठ बोलना, व्हाट्सएप के ऊपर कह देना कि व्हाट्सएप कहीं कहीं मोहल्ला क्लिनिक है ही नहीं, अब सब आप देख के देख लो। अब कह देते हैं कि कोई स्कूल नहीं बना, अरे सर आप आके देख लो, वो तो हाथ लगा के दिखता है स्कूल, ऐसी चीज़ तो है नहीं कि उड़ गया। ठीक है, अब कह देना जी शराब के ठेके बहुत खुल गए, मुझे तो पता नहीं कहाँ खुल गए, मैं वजीरपुर से विधायक हूँ सर, मेरे यहाँ कमी हुए हैं, आप आके देख सकते हो। तो कैमरा तो झूठ नहीं बोलता। मतलब होता क्या है, जब इस किस्म के झूठ ये बोलते हैं तो जनता ही समझ जाती है कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं, तो जनता इनको वोट नहीं करती, और वो वोट हमको देती है। एमसीडी में भी इन्होंने हमें वोट दिया, इन्होंने कूड़े के पहाड़ बना दिए, इन्होंने सफाई नहीं करी, आज कूड़े के पहाड़ को हमने कितना कम कर दिया। और सबसे बड़ा काम जो करा, आप सोचिए, कहते थे कि तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, हम 1 तारीख को तनख्वाह दे रहे हैं। वो गरीब बेचारा सफाई कर्मचारी जो 5 बजे आके आपकी गंदगी उठाता है, ये लोग तो खैर आपको पता है कैसे लोग हैं, हम तो उनको अपना भाई मानते हैं,
हमारी माता बहन मानते हैं, हम तो उनको पूरा सम्मान देते हैं। हमारा तो चुनाव चिन्ह झाड़ू है, तो उनको तनख्वाह नहीं देते थे। 3-3 महीने उनको तड़पाते थे बेचारों को। हम 1 तारीख को तनख्वाह दे रहे हैं साहब, आज वो इस बार दिवाली तो मना पा बोनस रहा भी है। मिला है। हाँ, और पहले क्या हो रहा था, वो दिवाली के पैसे उसे होली को देते थे, होली के तीज पे मिल रहे थे। आज हर महीने तनख्वाह जा रही है। तो इसीलिए लोग इस बात को समझ रहे हैं कि दिल्ली के लिए तो भैया केजरीवाल ही है, दूर दूर तक कोई नहीं है। और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, मुझे उम्मीद है, मेरा विश्वास ऐसा है कि जो अगला चुनाव आएगा, जो राष्ट्र का चुनाव आएगा, तो उसके अंदर भी हमारी इस बार बहुत बड़ी भूमिका होगी। और हम अपने संगठन को विस्तार दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि लोग जो झूठ का तिलस्म भाजपा ने बनाया हुआ है उसको समझने लगे। इस बार समझा तभी तो कम हुई, 400 पार की बात करके और 272 ना आए, तो आप समझ लीजिए कि जादू कम हो रहा है। और माया के बादल जब छटेंगे तो एक ताज़ी हवा चलेगी, और वो हमारी है, हम ही होंगे। बिल्कुल, आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं आम आदमी पार्टी के लिए। तो इस बार के चुनाव में आप किस तरह से देखते हैं? पिछली बार जिस तरह से 62 सीटें आई, उससे पहले 67 सीटें आई, क्या इस बार क्या अनुमान आपको लग रहा है, इस बार कितनी सीटें आ सकती हैं आम आदमी पार्टी की? देखिए, मैंने अभी आपको एक बात बता दूं, दिल्ली इस किस्म से बनी हुई है कि दिल्ली के लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आज इतने कनेक्शन की वजह है कि जब 67 सीटें आई और उसके बाद में जो 62 आई, और अब यकीन मानना कि इतना बड़ा अगर ये प्रोपेगेंडा नहीं छेड़ते जो उन्होंने छेड़ा। देखिए, उस मुद्दा खत्म हो गया चुनाव के बाद में। आपने शाहीन बाग का नाम सुना? चुनाव के बाद, चुनाव तक था, बात खत्म, चुनाव खत्म, बात खत्म। अगर वो मुद्दा नहीं होता तो वो 8 सीटें भी हम जीत रहे थे, क्योंकि उनमें जो 8 सीटें भाजपा जीती है उनमें से 6 सीटें उसी क्षेत्र में आती हैं, 2 सीटें सिर्फ बाहर है। तो क्लीन स्वीप था वो ये समझ लीजिएगा कि आज भी यही स्थिति है कि लोगों ने, क्योंकि हम तो जनता के बीच में रहते हैं। अभी अरविंद जी आए, एक दिन मनीष जी आए मेरे यहाँ पर, मैंने देखा जनता का जो प्यार है, जो लगाव है। लोगों का ये मानना है कि भैया अगर ये दोनों नहीं हुए तो हमारे स्कूल ख़राब हो जाएंगे। मैं तो आपको इनवाइट करता हूँ, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको किसी मीटिंग में लेके चलता हूँ। लोग कहते हैं अगर ये नहीं होंगे तो भैया अस्पताल ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि ये भाजपा वालों के अपने छोटे मोटे इन्होंने बना रखे हैं, और ये कभी नहीं चाहते कि अच्छे हो जाए। उनके अपने प्राइवेट स्कूल हैं, कभी नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा पढ़ जाएगा हमारी आंखों में आँख डाल के बातें कर ले, चाहते ही नहीं। चाहते वो नीचे बैठा रहे, वो बुद्धू बना रहा है। अपने बच्चे तो साहब इनके जाते हैं BCCI में, ICC में, लंदन पढ़ने के लिए। और एक गरीब के बच्चों कहते हैं त्रिशूल हाथ में ले ले, गदा हाथ में ले ले, गाय के नाम पे कट जा, है ना? क्यों इनके क्यों नहीं जाते साहब? किसी एक नेता को जानते हो आप भाजपा के जिसने अपने बच्चे को बजरंग दल में करा दिया हो? एक सिंगल आदमी जानते हो? एक भी नहीं है। तो लोग जब पढ़ जाएंगे तो ये बात समझ जाएंगे, तो ये कभी नहीं चाहते पढ़े। तो इस बार जो आपने पूछा, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे और मैं केजरीवाल जी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, एक एक दिन प्लान करा उन्होंने, वो जनता के बीच में जा रहे हैं। और ये कोशिश रहेगी कि एक एक आदमी को, एक एक बच्चे को बताया जाए कि भाई जेल में डाला गया ताकि तुम्हारे काम रुक जाए, और अगर खुदा ना खास्ता इतनी सी भी चूक हो गई, ज़रा सी रत्ती भर भी, कि इनमें से कोई आ गया, तो ये तुम्हारे बच्चों के स्कूल ख़त्म कर देंगे, ये हॉस्पिटल ख़त्म कर देंगे, ये तुम्हारा सोशल फैब्रिक बिल्कुल ख़राब कर देंगे, और दिल्ली को वहीं लेके चले जाएंगे जैसे बाकी स्टेट्स हैं। बाकी तो सर कहीं 24 घंटे बिजली आ नहीं रही, और आ रही है तो इतनी सस्ती तो आ नहीं रही, 400 यूनिट हाफ रेट में तो मिल नहीं रही, 200 फ्री मिल तो नहीं। आप बताइए कहीं ऐसा हो तो। रोडों को देखिए, केजरीवाल जी आए, हमने 15 दिन में सारे रोड ठीक करके दिखा दिए। तो ये दिल्ली को वही बना देंगे, उसी स्थिति में चला जाएगा। इनके लिए सिर्फ हाईवे दिखा देना, जिसको ये डबल बना पा रहे हैं आजकल, 4 किलोमीटर इधर 4 किलोमीटर इधर का तो 8 बताते हैं, और जाएगा तो आएगा भी भाई। तो ये उसको ये इंफ्रास्ट्रक्चर बताते हैं। गाँव की वो गली, गांव की गरीब महिला का, उसकी बेटी के लिए शौचालय, उसको इंफ्रा में गिनते नहीं। शोर जरूर मचाते हैं, हमने इतने बना दिए, लेकिन सच्चाई ज़मीन पे कुछ और है। इसी वजह से दिल्ली में इनकी हालत बहुत ख़राब है। तो मुझे जो आज की स्थिति लगती है, आप कह सकते हो कि मैं अपनी पार्टी का हूँ और मैं बहुत अतिशोक्ति में चीज़ कह रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि 62 और 67 एक बार ला चुके हैं, तो इस बार 70 हो सकती है। मेरा विश्वास है होंगी। बिल्कुल 70 का विश्वास जता रहे हैं राजेश जी। और देखना पड़ेगा कि जब अनाउंस होंगे चुनाव और उसके बाद क्या माहौल बनता है, और फिर नतीजे कितनी आपके जो एक अनुमान है उसके करीब पहुंच पाते हैं। लेकिन अभी जैसे नवंबर का महीना चल रहा है, दिल्ली में हमेशा इस वक्त, साल के इस वक्त में प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा होता है, और इन दिनों भी है, दिवाली के बाद एक अलग ही किस्म की, मतलब सांस लेना मुश्किल हो जाता है दिल्ली में, किसी के लिए भी। मैं खुद दिल्ली में रह रहा हूँ तो मुझे भी यही परेशानी लगती है, आप शायद आपको भी फील होता होगा। प्रदूषण, वैसे आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में तो कम है,
लेकिन इसके बावजूद दिक्कतें उतनी हद तक कम हुई नहीं है। कहाँ पेच फँस रहा है? आपको क्या लग रहा है भाई, क्या-क्या इंतज़ाम आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से किए गए हैं? और आगे आप और कैसे इस प्रदूषण को कम करने के लिए क्या-क्या काम करने जा रहे हैं? या फिर कोई ऐसी प्लानिंग हो आपकी, जो आप आगे इम्प्लीमेंट करना चाहो इसे, वो सब? देखिए, हर इसमें ना एक तो राजनीतिक पहलू है और एक प्राकृतिक पहलू है। प्राकृतिक पहलू अगर आप देखें, मैं नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि ये नाम उनको ज़्यादा सूट करता है पाकिस्तान का, लेकिन AQI 1100 से ऊपर था। हुँ, प्राकृतिक मैंने इसलिए कहा कि ये पर्टिकुलर एरिया, ये पूरी बेल्ट ऐसी है जहाँ पे धूल भरी आंधियाँ भी चलती हैं और ये मैदानी इलाके हैं अगर आप इनको देखें तो इस यहाँ पर पोल्यूशन रहता है, कोई नई बात नहीं है। मध्य प्रदेश के आंकड़े आप देख सकते हैं, वही सेम मिलेंगे आपको। महाराष्ट्र में मुंबई तक का एरिया जो कि कोस्टल एरिया है, वहाँ का पोल्यूशन आप देखें तो वो भी बढ़ा हुआ है। यहाँ तक कि गोवा जैसे एरिया जहाँ पे आबादी भी कम है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, समुंदर है, उसके बाद भी आपको पोल्यूशन दिखेगा। मैंने अभी विधानसभा में एक दिन बोला था, उस दिन सबसे ज़्यादा पोल्यूशन रामेश्वरम में था, जहाँ पे आबादी कुछ नहीं और पता नहीं किस वजह से था। मैंने लाइव AQI के आंकड़े दिए थे वहाँ पर। मथुरा में अगर आप पोल्यूशन को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको पोल्यूशन दिखाई देगा। ये मैं थोड़ा दूर जा रहा हूँ। अगर पास में देखेंगे तो अभी हम नोएडा में बैठे हुए हैं, तो नोएडा हो या गाज़ियाबाद हो, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ पोल्यूशन के आंकड़े आपको कम दिखेंगे। इनफैक्ट मध्य प्रदेश में बड़े ऐसी सिटीज़ हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त पोल्यूशन आपको दिखेगा। आपने वाटर पोल्यूशन देखा तो आपने गंगा जी को देखा क्या हालात में थी, अभी कुछ दिनों पहले वीडियो चली थी, कितना उसमें पोल्यूशन था। ये प्राकृतिक रीज़न मैंने आपको कुछ बताया कि जिस वजह से ठंड जब होती है और ठंड होने के बाद में धूप जब कम आती है तो जो गर्म हवा है वो ऊपर उठ नहीं पाती है, पोल्यूशन नीचे रह जाता है, वो कण वातावरण में मिल नहीं पाते, उस वजह से वो आपको ज़्यादा दिखता है। उसको कुछ चीज़ें बढ़ाती हैं। बढ़ाती कहते हैं जैसे कि फैक्ट्रियों का थोड़ा सा पोल्यूशन उनमें मिल गया, उसमें PM 2.5 गाड़ियों के चलने से आ गया, तो वो कण भी जो है वो वातावरण में घुल मिल नहीं पाते, इस वजह से पोल्यूशन होता है। और एक बड़ी वजह पराली बनती है, क्योंकि इन दिनों कटाई होती है। पहले जो कटाई होती थी, आप तो समझ सकते हैं मेरे ख्याल से, आपने अगर खेतों में देखा होगा तो हाथ से जो पराली कटती थी वो तो नीचे तक कट जाती थी पूरी, उसके कुछ अवशेष बचते नहीं थे, लेकिन जब मशीन से कटती है तो बच जाती है। तो किसान क्योंकि गरीब है, छोटा सा बेचारे का एरिया है, उसको दूसरी फसल बहुत जल्दी लगानी है, कुछ वो अनवेयर है, उसको इतना पता नहीं है, तो वो उसकी फसल को जला देता है और जब वो जलती है तो उससे धुआं उठता है। अब जब मैं छोटा था, मैं अब भी छोटा ही हूँ, लेकिन जब मैं बच्चा था, तो जब मैं बच्चा था तो हम समझते थे कि ये तो धुंध है, आपको याद होगा। लेकिन जब हम बड़े हुए तब समझ में आया, और सब कहते थे कि नहीं सर्दियों में छाती में दिक्कत होती है, तो ऐसा महसूस करा जाता था कि दम घुटता है, पहले बड़ी आम बात थी। लेकिन फिर जब हम पता लगा कि नहीं ये तो पोल्यूशन है, जब फ़ोनों ने दिखाना शुरू करा, इंटरनेट ने बताया कि लाइव ये पोल्यूशन है, फिर दिल्ली सरकार ने मशीनें लगाई तो पता लगा ये प्राकृतिक रीज़न है। अब इसमें राजनीतिक कारण है, कुछ राजनीतिक ये है। देखिए, जब मैंने आपको कुछ स्टेट्स बताए, जब अगर हरियाणा के अंदर वही हाल है, मध्य प्रदेश में वही हाल है, दिल्ली में ये हाल है, उत्तर प्रदेश में ये हाल है, तो क्यों नहीं, जब इंटर स्टेट इश्यूज़ होते हैं तो ये ऑब्वियस है कि उसके लिए कुछ इंटर स्टेट पॉलिसीज़ बननी चाहिए, है ना। ऐसा होता रहा है, कोई आम बात तो नहीं। जब डाकू थे और डाकू अगर चंबल से उठ के इधर राजस्थान उधर यूपी में भाग जाते थे, उधर MP में घुस जाते थे, तो STA बनाई गई। तो केंद्र सरकार, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं बड़ी एक नॉर्मल बात कह रहा हूँ। इस वक्त इससे ज़्यादा मुद्दा क्या हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी बैठ जाएं, सबको बिठा लें और बात करें कि यार हम कुछ करना चाहते हैं। सिर्फ लीपापोती करना, कि सिर्फ आरोप लगा देना, कह देना सिर्फ दिल्ली में पोल्यूशन, इतनी सी दिल्ली है साहब। अब ऐसा तो है नहीं कि यहीं धुआं है यार, यहाँ से सबको पता है यहाँ से ऐसे आ रहा है ना भाई। अभी पिछले साल अगर थोड़ा ज़्यादा था, इस साल थोड़ा कम है, या क्योंकि मौसम आगे पीछे रहा है, या केजरीवाल जी ने जो स्टेप्स लिए हैं उन पे बात तो करेंगे नहीं। वो तो कहते हैं हमने, जैसे हमने पोल्यूशन कर दिया, केजरीवाल जी ने थोड़ी कुछ कर दिया। भाई हम कह रहे हैं पटाखे नहीं जलाएंगे, आप जान पूछ के कहते हो जलाएंगे, ठीक है, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता, ठीक, मैं छोड़े देता हूँ उस बात को। हमें बताते हमने क्या करा, हम इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते, हम तो कहते हैं हमने काम करे, बहुत अच्छे करे, करते रहेंगे, तुम जितना मर्जी रोकना हम करते रहेंगे। हम नेगेटिव माहौल में जाना ही नहीं चाहते, हम है ही नहीं नेगेटिव लोग। बात आती है कि हमने क्या करा। हमने सर दिल्ली के अंदर महानगरों में सबसे ज़्यादा ग्रीन अगर कोई सिटी है तो दिल्ली है, सबसे ज़्यादा। जो हमने पेड़ लगाने थे उससे ज़्यादा हम लगा चुके हैं, सबसे ज़्यादा ग्रीन है। हमने करा कि हमने अपने रोडों के ऊपर, आज मशीन्स आप देख के आओ तो वैक्यूम से सफाई हो रही है, आप देख लीजिएगा, सुबह मैं आपको दिखा सकता हूँ। PWD के रोडों पे खासतौर के आपको दिख जाएंगे। हमने, मेरी विधानसभा का बता देता हूँ, इस टाइम 5 एंटी स्मॉग गन्स चल रही हैं जो पानी छोड़ रही हैं ऊपर नीचे हर तरीके से, ताकि मिट्टी उड़े नहीं। हवा में भी उसको बिठा रहे हैं, नीचे भी बिठा रहे हैं, क्योंकि उड़ रही है तो उसको रोक रहे हैं।
हमारे दिल्ली के जो सेंटर वर्ज हुआ करते थे वो बहुत छोटे नीचे हुआ करते थे, उसमें ग्रीनरी होती थी, तो उसमें जब गाड़ी का धुआं लगता था वो कण उड़ते थे। हमने लगभग उन सबको ऊंचा कर लिया है, तकरीबन अच्छी हाइट ले लिया 2.5-3 फुट की, जिससे कई फ़ायदे लिए हमने। पोल्यूशन नहीं हो रहा, उसको साफ़ करना आसान है, उसे ग्रीन रखना आसान है, उसमें लोग इधर उधर से कूद नहीं रहे, वो सारी सफाई हमने करी। इसके अलावा हमने अभी ड्रोन के नए टेस्ट करे हैं, ड्रोन फोटोज़ लेते फिर रहा। मेरे वजीरपुर में ही आए थे गोपाल राय जी जो पर्यावरण मंत्री हैं, वजीरपुर में उसका शुरुआत करी। ड्रोन ने घूम के सारे में फ़ोटोज़ ली कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग बैठ के हमारे को बदनाम करने के लिए आग लगा के बैठे हो कि भाई धुआं उठेगा तो पोल्यूशन होगा, वो भी देख रहे हैं। और हम कॉन्टीन्यूसली इस कोशिश में है कि जैसे ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 आती है तो उस हिसाब से हम स्टेप्स लेते हैं कि अगर 1 आया तो हम ये करेंगे, 2 आया तो ये करेंगे, 3 आएगा तो वो करेंगे। बल्कि उसमें लोगों की नाराज़गी होती है, लोग कहते हैं कि नहीं साहब आपने ये बैन क्यों कर दिया। लेकिन मुझे या सरकार को आपके बच्चों के बारे में भी सोचना है। ठीक है, मुझे पता तकलीफ़ होती है, लेकिन सरकार जानती है, लेकिन अगर हम आज नहीं सोचेंगे तो कल बच्चों का क्या होगा, भविष्य क्या होगा। तो हम लगातार इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, और उसका नतीजा है साल में सबसे ज़्यादा साफ दिन इस साल रहे। इस वक्त आप सर्दियों में देख रहे हैं, इस टाइम AQI पिछले साल 700 था, लेकिन आज वो उतना नहीं है। और क्यों था? क्योंकि मनीष जी भी यहाँ नहीं थे, वो भी जेल में थे। अरविंद जी को बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे, नोटिस आया था 2 नवंबर को, मुझे तारीख भी याद है, ईडी का। तो आप डिस्टर्ब कर रहे हो कि ये काम नहीं कर पाए, ये जवाब देने में लग जाए, या आदमी वकीलों के साथ में बैठा रहे, तो उसे तंग करो। संजय सिंह जी भी अंदर थे, तो आप पार्टी के सदर जन अंदर थे, तो आप पार्टी के टॉप लीडर्स को अंदर डालते हो, ताकि जो इनके काम करने वाले लोग हैं, जो थिंकिंग टैंक है, वो जेल में था। एग्जीक्यूशन बॉडी अगर रह भी गई मेरे जैसे काम करने वाले, तो जब अच्छे तरीके से आप पे मैसेजेस ना आ रही हो तो दिक्कत होती है। हालांकि जेल से सरकार चला के दिखाई है उनको, दिखा दी, लेकिन फिर भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। तो हम अपना काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, और जिस तरीके से हम कर रहे हैं, और हमें अगर ये लोग सीरियसली करते, आप यकीन मानिएगा, तो दिल्ली नहीं, आसपास के स्टेट्स में जो ये हरियाणा वालों को मार रहे हैं, जो ये यूपी वालों को मार रहे हैं, जो ये मध्य प्रदेश वालों को मार रहे हैं, वहाँ भी तो सर पोल्यूशन हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे तो एकदम गाजियाबाद गए और हाँ मज़ा आ गया, बहुत अच्छी हवा चल रही है, ऐसा तो है नहीं। आज तो पहाड़ों तक को उन्होंने बख्शा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ रहा है कि वहाँ पे इतने खराब हालत हुए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि सबको मिलकर इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। हम तो करते रहेंगे, अरविंद केजरीवाल कटिबद्ध है, उनकी सरकार, उनकी कैबिनेट, उनके विधायक, उनके मंत्री सब कटिबद्ध हैं, हम तो करेंगे, हम करते रहेंगे। ये नहीं मानेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हरियाणा और यूपी की जनता भी कहेगी कि केजरीवाल जी आप भी आगे बचा लो, तो हम वहाँ भी करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि सबको मिलकर इस पर काम करना चाहिए, हम अपना काम करें और करते रहेंगे। ये तो प्रदूषण की बात थी, लेकिन अभी हाल ही में छठ पूजा खत्म हुई, वहाँ पे भी यमुना के हमने हाल देखे। उसको देख के एक आम आदमी का यही सोचना होता है कि यार ये हर साल ऐसी स्थिति रहती है। और इसका हमेशा से मतलब आरोप लगाते हैं कि हरियाणा की तरफ से जो फैक्ट्रियों का जो वेस्टेज है वो छोड़ा जा रहा है। कितनी सच्चाई है इन सब चीज़ों में? और जब हमें पता है कि वेस्टेज वहाँ से छोड़ा जा रहा है, तो क्या हम यहाँ नहीं रोक सकते? क्या हम वो जो पूर्वांचल के लोग जो साल में सिर्फ ये 3-4 दिन के लिए अपना इतना बड़ा छठ त्योहार है वो मनाते हैं, उनको क्या हम प्रॉपर पानी नहीं दे सकते? और ये तो हम अरविंद केजरीवाल भी कहते रहे हैं कि हम जो है आपको यमुना को साफ करके दिखाएंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। देखिए, जैसे अभी आपने कहा कि पिछले साल के मुकाबले बहुत साफ दिन आपने हवा में देखे, मतलब पानी में भी ऐसा ही है। जो पानी के हालात इन्होंने पहले बना दिए थे, आज ये हालात है कि बहुत दिन ऐसे जाते हैं यमुना बिल्कुल साफ़ रहती है। वो एक दिन आया और उन्होंने जाके उसमें शोर मचा दिया। इन्होंने खुद तो उसी अमोनिया कहते हैं उसको, अमोनिया छोड़ते हैं। अमोनिया कब आता है? जब पानी या तो ये कहीं रोक ले, अमोनिया हमेशा उतना ही होता है उसमें, लेकिन पानी को रोक लोगे तो वो डाइल्यूट नहीं होगा अमोनिया, समझ रहे हैं आप? जैसे पानीपत में जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ से छूटता है, या जो आपके सोनीपत के अंदर उधर से पहले एक ड्रेन मिलती है इनकी, अगर इस ड्रेन को डायरेक्ट उसमें डाल देंगे, उस पर अगर STP नहीं लेंगे, तो क्या होता है जब पानी कम होगा या ये निकाल लें, कोई भी कम रह जाए, जब सर्दियों में थोड़ा पानी कम हो जाता है तो वो डाइल्यूट नहीं होता, तो वो दिल्ली के अंदर आ जाता है। दिल्ली तो छोटी सी है, अब हम तो उसमें ऐसा नहीं कि नाले बहुत डाल रहे हैं, हमारी वजह से ही हो रहा है। उसके बाद में हमने तो अपने प्लांट्स लगाए, हम तो अपने नालों को ट्रीट कर रहे हैं, उसमें डायरेक्ट डाल नहीं रहे। हमारा तो सीवर सिस्टम बहुत अच्छा है दिल्ली का। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि पहले तो उस सिस्टम को ठीक ही नहीं करना चाहते, ये काम ही नहीं करते उसके ऊपर, कि इनको मतलब ही नहीं है। इनको लगता है कि भाई दिल्ली है तो ठीक है, वो हमारी सरकार तो है नहीं, और अगर केंद्र की है तो उसको मतलब नहीं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया में बैठी हुई है। तो ये पानी जो था, और मैंने अभी आपको जब हमने शुरुआत में बात करी कि जो गंगा के अंदर पोल्यूशन आपने देखा, आज क्या कानपुर में आप डुबकी लगा सकते हो? ये ब्रॉडर इश्यूज़ हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज आप कानपुर में अगर आप डुबकी लगा के दिखा दें, या जो आप पटना के अंदर हालात देखते हैं, बड़े शहरों के आसपास बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं।
और इसके ऊपर एक बहुत अच्छा काम होना चाहिए। केंद्र सरकार अगर इतना अच्छा काम करने की नहीं कर पा रही तो राज्य सरकार जो कर रही है उसकी मदद कर दे। अगर दिल्ली सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, अरे भाई तुम कुछ दे नहीं सकते, मत दो, हमें पैसे नहीं चाहिए। हम तुमसे ये कह रहे हैं कि कम से कम उसको ख़राब तो मत करो, मदद मत करो, हमें नहीं चाहिए। हम सेल्फ रिलायंट हैं, हम आत्मनिर्भर लोग हैं, हम खुद कर लेंगे। लेकिन आप उस आपदा को अपने लिए अवसर में ना बदलो। आप उसमें अगर हो सके तो हमारी मदद करो, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, हम खुद कर लेंगे। उसमें जानबूझ के गंदगी मचाने की कोशिश और जाके उसमें डुबकी लगा के दिखाना और कहना कि मैं बीमार हो गया इसमें नहाने से, ऐसे ड्रामे ठीक नहीं है। लोग हंसते हैं, देखिए यही वजह होती है इनकी हारने की, कि जानबूझ के डुबकी लगा के कहते हैं मैं बीमार हो गया। तो ये बेकार की बातें हैं। बहुत उसमें जो आपने फ़ोटोज़ देखी होंगी, वो एक दिन आया और दिल्ली सरकार ने उसको अगले दिन ही उसमें दवाइयों का छिड़काव करके उसको ठीक कर दिया। मेरा ये मानना है, मैंने आपको पर्यावरण के मामले में कहा कि इस पर राजनीति करना सबसे निम्न स्तर है। इसके ऊपर बात करनी चाहिए, काम करना चाहिए। हमारी साथ नहीं दे सकते तो कम से कम उसे ख़राब ना करें। और अगर अमोनिया उसके अंदर आता है तो उसे ट्रीट करें। दिल्ली के वालों के लिए पीने का पानी भी है, वो चलो आस्था का प्रश्न और छत पे तो था ही था, लेकिन पीने का पानी भी है। और बार बार इस तरीके की चीज़ें करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, और सरकार के हिसाब से ठीक नहीं है, जनता के लिए ठीक नहीं है। आखिरकार एक देश सबका है, इसे राजनीतिक वजह से ख़राब ना करें, इससे दुनिया में आपकी छवि ख़राब होती है और आपके आने वाले भविष्य से परेशान होता है। तो मुझे लगता है कि राजनीति ठीक नहीं है। मेरे को लगता है राजनीति ज़्यादा हो रही है इस पर। विपक्ष हमेशा से ही बात करता ही है कि जो सत्ता में है सरकार, कोई ना कोई मुद्दे ऐसे उठाया जाए जिससे उन्हें घेरा जा सके। ये तो थे दिल्ली के बड़े मुद्दे। अब आगे से हमारे सामने चुनाव है। चुनाव में जाहिर सी बात है आप भी पूरा जोर लगाएंगे, कांग्रेस भी जोर लगाएगी, बीजेपी भी जोर लगाएगी। देखना पड़ेगा कि जनता किसके साथ रहती है। लेकिन अगर सरकार आम आदमी पार्टी की बनती है तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोगों ने सोची हों, जो अब आप लाने जा रहे हैं लोगों के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी स्कीम्स जो आपने सोची हो, प्लान की हो कि अगर अब सरकार बनती है, अरविंद केजरीवाल अगर फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर चुनाव जीतते हैं तो कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो आप सोच रहे हैं कि आगे हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं? देखिए, सबसे मज़ेदार बात ये बताता हूँ कि जब मैं पहली बार हमारी सरकार बनी, मैं नया-नया अमेरिका से आया था। मैं आंदोलन में था लेकिन फिर गया हुआ था, फिर आया। मैंने सरकार में काम भी किया उस वक़्त भी। मैंने देखा कि अरविंद केजरीवाल कोई मुद्दे अपने बताते ही नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आपका क्या मुद्दा है बताओ? भई आपके क्षेत्र के अंदर क्या बड़ा मुद्दा है? तो हमने, आपको याद हो तो हमने मोहल्ला सभाएँ बनाई थी। आपके मोहल्ले में बड़ा इश्यू क्या है वो बताओ? आपके इश्यू पानी का है, तुम पानी पे बात करें, हम चाँद पे जाने की बात क्यों करें? आपने देखा ना, इंटरनेशनल मुद्दों की बात होती है, कौन कहाँ जीत गया, कौन किस पे बम गिर रहा, उसी पे खुशी मनाई जा रही है, लेना है कि ना देना दो आपका। और कोई आपको पूछ नहीं रहा, आप कौन के, आप खामखा वाली कहानी हो रही है, आप अपने मुद्दों की बात करो भाई। तो हम लोग, पहली बात तो ये है कि फिर एक बार जब जनता में जाएंगे, जब हम अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे, और जितना मैं अरविंद केजरीवाल जी को जानता हूँ, और मैं खुद क्योंकि 2 बार से विधायक हूँ, तो पब्लिक से पूछेंगे बताओ तुम क्या चाहते हो। ये बात नंबर 1 है जो इम्पॉर्टेंट है। उसके बावजूद भी हमारे जो मोटे तौर पे जो चीज़ें हैं, हम उस पे काम करते रहेंगे। अगर कुछ कमी अभी भी हमारे कामों में है, देखो 10 साल कभी कभी बहुत बड़ा समय लगता है, लेकिन आदरणीय मोदी जी जैसे कहते हैं कि 70 साल में बहुत दिक्कतें हुई, जिसे ठीक करने में टाइम लग रहा है। तो जब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि समय लग रहा है, तो फिर हमें तो 10 ही साल हुए हैं। हम तो आधी दिल्ली में सरकार रही, उसको कैसे केजरीवाल ने चलाया ये तो आप देख ही रहे हो। और लेकिन चलवाया, हमारे काम रोकने की कोशिश ज़रूर हुई, लेकिन कोई रोक नहीं पाया। दुगनी रफ्तार में करा रहे हैं। थोड़ा डिले कभी कभी कर जाते हैं वो, लेकिन जेल से आने के बाद में तिगुनी रफ्तार पर अरविंद जी चल रहे हैं। तो हमारे जो मुद्दे रहेंगे वही रहेंगे कि पहले हम कितना एक आम आदमी को अपलिफ्ट कर पाते हैं, कितना उसकी मदद कर पाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को सम्मान के साथ में जी सके। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा था, वह है और रहेगा। हमने इसीलिए कैमराज लगाए थे, उस पर हम काम करेंगे। यूथ पे हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कहना है कि बहुत सारे बच्चों को हम पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के बाद में उनको स्किल्स देनी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को सम्मान के साथ जी पाएँ। ऐसा नहीं है सिर्फ डिग्री लेके घूम रहा है बच्चा, उसके ऊपर हम बहुत काम कर रहे हैं, उस पर आगे काम करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे आपने पर्यावरण पे कहा, हमने बहुत काम करे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके अंदर भी हम एक ऐसी पोजीशन बनाएं, हम ऐसे हालात पैदा करें कि जिस तरीके से हमने स्कूल बनाया तो लेडी ट्रम्प देखने के लिए आई, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया तो महासचिव यूएन के देखने के लिए आए। तो हम पोल्यूशन में भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि लोग ये कहें कि हाँ भाई, दिल्ली ने एक रोल मॉडल खड़ा करके दिखाया। चाहे हमारी केंद्र ने मदद करी ना करी, चाहे हमारे पास में छोटा सा एरिया था, लेकिन हमने उसका भी ऐसा हरा भरा खूबसूरत और सुंदर बनाया, जहाँ पे लोगों ने कहा कि भाई इनको एक ख़राब और ऐसी जगह दी गई थी, उसके बावजूद उन्होंने इसको अच्छा बनाया। इंफ्रा पे बहुत अच्छा काम है, लेकिन जैसे 1700 कच्ची कॉलोनियाँ हैं, जिसमें पानी की लाइनें डाली हैं, सीवर की लाइनें डाली हैं, सड़क बनाई है, लेकिन अगर फिर भी कहीं रह गई है तो देखिए, सरकार में काम करने की गुंजाइशें बनी रहती हैं। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि भाई कंप्लीट हो गया।
हमेशा चीज़ें होंगी, फिर उसको दोबारा रिपेयर करा जाएगा, ठीक होगा, पानी को और बेटर करा जाएगा। पानी आप देखिए 1993 में जितना पानी हमें मिलता था 1004 MGD मिलता था, आज भी उतना ही है साहब। दिल्ली की आबादी कितनी बढ़ गई आप देखिए, 1993-94 की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज 2024 है सर, ख़त्म होने को आ गया। आबादी कितनी बढ़ गई, पानी आप उतना ही दे रही है। तो मैनेजमेंट करके चला रहे हैं। अरविंद जी ने इतने लूप्स बनाए, नए झरनों वो क्या कहते हैं, तालाबों पे काम करा, और उसके बाद में जोड़ बनाई नई नई, जहाँ पे से पानी जितना हम कर सकते हैं, लेकिन उस पर काम हो रहा है। और अभी 2 STPs हमारे जो वाटर की ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो चालू होने में, एक तो बिल्कुल चालू होने वाला है द्वारका का। तो ऐसे प्लांट्स बनाएंगे ताकि दिल्ली में हम वो पानी जो हमने इनसे कहा, जो इन्होंने देखो 2 साल इस साल बार कोरोना ने भी ली है, उसके बाद इन्होंने हमारा लगभग 1 साल तो पूरी ख़राब कर दिया, हमें काम नहीं करने दिया। उसके बावजूद भी हम कराते रहे। तो हमारे कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो भी आपके सामने आ जाएंगे। हो सकता है कुछ तो चुनाव से पहले ही देख लेंगे आप, अभी चल रहे हैं, कुछ चुनाव के बाद में आते रहेंगे। रही बात आपने कहा कि शायद जीत जाए शायद हार जाए, देखिए मैं जनता में रहता हूँ, मेरा मानना है कि शायद की कोई गुंजाइश है नहीं ना। शायद अरविंद केजरीवाल की डिक्शनरी में शब्द है। हम लोग आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, हमें बस यही आता है कि जनता में जाना है, जनता जो कहे उसे करना है। हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, हम दिल से काम करते हैं। हम अपना फ़ायदा नहीं सोचते, आपका फ़ायदा सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि देश के अंदर हर वो व्यक्ति जो देश का है वो खुश रहे, वो प्रसन्न रहे, वो मुस्कुराए। हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर इंडिया नंबर 1 पे हो। और स्कूलों के अंदर इसलिए हम हैप्पीनेस क्लासेस चलाते हैं कि बच्चे को शुरू से ये समझाते हैं कि खुश रहना ज़रूरी है। सरकारें अपना काम करें, लोगों को सम्मान से जीने का रास्ता दिखाएं। लोग अपनी ईमानदारी से इसीलिए दिल्ली में टैक्स दे रहे हैं। देखिए 30,000 करोड़ से 77,000 करोड़ रुपये लाए। तो जब आप प्यार करेंगे, इज्जत देंगे, तो देश में सब खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और दिल्ली की जनता के लिए मुझे लगता है कि ये इससे अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता। तो जीतेंगे और काम करते रहेंगे। हमारे लिए जीतना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि मुझे कुछ बनना है, मैं तो ऑलरेडी 10 साल से बहुत कुछ बन चुका हूँ। मैं बहुत सारे पद हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मैं बहुत बड़ी कमेटीज़ का चेयरमैन हूँ, मैं 2 बार का विधायक हूँ, मैं पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं कई जगहों का प्रभारी हूँ, और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे याद नहीं। लेकिन खुशी इस बात की होती है, इस बात की खुशी आपको हो सकती है, लगता है ना बहुत बड़ा प्रोफाइल है। खुशी इस बात की ज़्यादा होती है जब कोई औरत मेरे पास आती है, कहती है कि मेरा बच्चा 90% नंबर लेके आया, और इसलिए लेके आ पाया कि आपका स्कूल बहुत अच्छा बन गया। जब कोई आदमी मेरे पास आता है कि आपने मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचा ली, मेरी माँ की ज़िंदगी बचा ली, क्योंकि हॉस्पिटल में इसका इलाज सही तरीके से हो गया। खुशी होती है जब फरिश्ते योजना की वजह से कोई कहता है कि भी रोड पे एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उठा के कोई ले गया और मेरे इसका फ्री में इलाज हो गया किसी प्राइवेट अस्पताल में, क्योंकि फरिश्ते योजना केजरीवाल ने चला रखी थी। तो खुशी इसी बात से होती है कि हम कुछ कर पा रहे, अपने लिए तो सब जीते हैं, एक दिन सबने जाना है। लेकिन ये आम आदमी पार्टी की सरकार आम आदमी पार्टी के लिए कुछ कर गुजर रही है और करती रहेगी, इस बात की खुशी होती है, इस बात की मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे है, और कोशिश रहेगी कि दिल्ली का आदमी मुस्कुराता रहे। बिल्कुल, उम्मीद तो हमें भी यही रहेगी कि जो भी पार्टी सत्ता में आए वो निश्चित तौर पर लोगों के लिए काम करे। ज़ाहिर सी बात है, तभी वो अपने अगले टेन्योर के लिए जो है दावा ठोक पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमसे जुड़ने के लिए। तो राजेश गुप्ता जी जो कि वज़ीरपुर से विधायक भी हैं और लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, काफ़ी देर हम उनसे उन्होंने बात की। तमाम दिल्ली के जो बड़े मुद्दे थे उन पर हमने हर वो चीज़ पूछने की कोशिश की जो शायद आपके भी मुद्दे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते भी और एक इम्पोर्टेंट मेंबर होने के नाते भी जो जो चीज़ें जो जो वादे उन्होंने किए वो ज़रूर वो चुनाव के बाद वो करके दिखाएं। और आप जो है बने रहिएगा दैनिक जागरण के साथ, क्योंकि यहाँ हम आपको लगातार आम आदमी पार्टी भी और बाकी अन्य दलों के नेताओं के साथ भी यूं ही रूबरू होते रहेंगे और सारी अपडेट्स देश और दुनिया की आप तक लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।